I'm Cheshta Chittal. I'm working as an assistant professor of commerce. In this video, I'm going to talk about contract of agency. Let us understand the meaning of contract of agency with the help of a very simple example. मान लो मिस्टर ए हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है. अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए मिस्टर ए या तो बायर खुद ढूंढ सकते हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करा सकते हैं. तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट करा जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए. इस केस में मिस्टर बी मिस्टर ए के एजेंट हो गए. सिंस मिस्टर बी मिस्टर ए को रिप्रेजेंट करेंगे, हम मिस्टर ए को बोलेंगे प्रिंसिपल. और इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता है हम उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं. अब मिस्टर बी एक बायर ढूंढेंगे, दैट इज एक थर्ड पार्टी ढूंढेंगे ताकि वो मिस्टर ए की प्रॉपर्टी को सेल आउट करवा पाए. सो a person who is competent to enter into a contract may do so either by himself, या तो मिस्टर ए खुद ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, or through another person, that is Mr. B. When he contracts through another person, that person is known as agent. और इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश होता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं. Let us see another example. मान लो मिस्टर ए को इस बार अपनी कार सेल आउट करनी है ₹2 लाख में. मिस्टर ए ने कार सेल आउट करने के लिए एक एजेंट अपॉइंट करा. मिस्टर ए कौन हुए? प्रिंसिपल. और उन्होंने एक एजेंट को अपॉइंट करा अपनी कार सेल आउट करने के लिए और बोला कि आप मेरी कार 2 लाख रुपीस में सेल आउट कर दो. एजेंट ने बायर ढूंढा और मिस्टर ए की कार 2 लाख रुपीस में सेल आउट कर दी. अब मिस्टर ए बायर के पास गए और उसको बोला कि आप 2 लाख रुपीस लो और मेरी कार वापस मेरे को दे दो. क्या लॉफुली मिस्टर ए ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. वाई? चाहे मिस्टर ए ने अपनी कार एजेंट के थ्रू सेल करवाई, बट उनका करना या उनके एजेंट का करना बात एक ही है. एक्ट ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एक्ट ऑफ प्रिंसिपल. एजेंट जो भी काम लॉफुली करता है, जितने भी एक्ट्स लॉफुली करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो प्रिंसिपल पे बाइंडिंग होते हैं. नाउ लेट अस सी थर्ड एग्जांपल. इस केस में मिसेस ए को अपनी एक ओल्ड वॉच रीसेल करनी थी फॉर 5000 एंड शी वाज नॉट एबल टू फाइंड एनी बायर फॉर दैट पर्पस. तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक माइनर को अपॉइंट करा. उन्होंने एक माइनर को बोला कि सोसाइटी में तुम किसी को भी ये वॉच 5000 रुपीज में सेल आउट कर दो. माइनर ने वो वॉच एक बायर को 5000 में सेल आउट कर दी. इस केस में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या एक एजेंट माइनर हो सकता है? आंसर इज यस. लॉ कहती है कि एजेंट का कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना नेसेसरी नहीं है. कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे लोग कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो मेजर होते हैं, जो साउंड माइंड के होते हैं, जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होते. लेकिन लॉ ने एजेंट को कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बाइंड नहीं करा. एजेंट मे और मे नॉट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इन अदर वर्ड्स माइनर भी एजेंट हो सकते हैं एज पर सेक्शन 184 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, क्या प्रिंसिपल भी माइनर हो सकते हैं? आंसर इज नो. लॉ सेज प्रिंसिपल शुड बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सेक्शन 183 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली स्टेट दैट प्रिंसिपल मस्ट बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकते. प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, प्लस साउंड माइंड का होना चाहिए एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए. वाई सो? दिस इज बिकॉज जो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच होता है. एजेंट एक मीडियम जरूर फॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट का, बट जो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच ही होता है. इसलिए प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का कंपेटेंट होना जरूरी है, एजेंट का कंपेटेंट होना जरूरी नहीं है. ऑल्सो वन थिंग मोर, जो माइनर होता है वो किसी भी तरीके से लाइबल नहीं होता. मान लो माइनर ने 5000 की वॉच 4000 में सेल आउट कर दी होती, तो इस केस में माइनर 1000 रुपीज देने के लाइबल नहीं है मिसेस ए को. मिसेस ए को वो लॉस खुद ही बियर करना पड़ेगा. नाउ लेट अस सी एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. एजेंट बाइंड्स हिज प्रिंसिपल फॉर ऑल लॉफुल एक्ट्स डन बाय एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल के बिहाफ पे करे हुए सारे लॉफुल एक्ट्स के लिए एजेंट प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. एजेंट का कंपेटेंट होना जरूरी नहीं है. एजेंट माइनर भी हो सकता है, अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है. प्रिंसिपल का कंपेटेंट होना जरूरी है.
एंड द फोर्थ कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड. हमने असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. उस रूल का ये एक्सेप्शन है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी उसका एक्सेप्शन है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में एंटर करने के लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती. अगर आप कोई एजेंट बना रहे हो किसी भी काम के लिए, मान लो मैंने कोई एजेंट बनाया अपनी पेंटिंग सेल आउट करने के लिए, तो मेरे को उसके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं देनी होती या लेनी होती. एजेंट अपना काम करने के लिए कमीशन जरूर चार्ज करता है लेटर ऑन जब वो पेंटिंग सेल आउट कर देगा, बट अदरवाइज कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. नाउ लेट अस सी द मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी. 5 टाइप के मोड्स होते हैं. बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, implied agreement, necessity, ratification and operation of law. Let us see them one by one with the help of example. First is agency by express agreement. As the name suggests, आपने express करके बोल दिया कि ये मेरा agent है. मतलब agent को अगर आप by words of mouth मतलब बोल के या लिख कर अपॉइंट करते हो तो उस केस को आप बोलते हो एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट. एग्जाम्पल, मिस्टर ए अब्रॉड रिसाइड करते हैं और उनका एक बंगलो है दिल्ली में, तो उन्होंने मिस्टर बी को एज अ एजेंट अपॉइंट करा हुआ है ताकि वो उनके बंगलो का ध्यान रख सके. पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू उन्होंने मिस्टर बी को एज अ एजेंट अपॉइंट करा हुआ है. तो उन्होंने एक्सप्रेसली इन राइटिंग दे दिया कि मिस्टर बी मेरे बंगलो के केयर टेकर है. नेक्स्ट, एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट. इस केस में आप किसी को बोल के या लिख के नहीं बताते हो कि कोई आपका एजेंट है, रादर आप अपने कंडक्ट के थ्रू अपने बिहेवियर के थ्रू शो करते हो कि कोई आपका एजेंट है. इसके 2 टाइप्स होते हैं, एजेंसी बाय एस्टॉपल एंड एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. हम पहले एजेंसी बाय एस्टॉपल देख लेते हैं. लेट अस सी दैट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. मान लो मिस्टर जेड ने मिस्टर वाई को बोला कि वो मिस्टर एक्स के एजेंट है. दैट इज मिस्टर जेड सेड आई एम द एजेंट ऑफ मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स भी वहीं प्रेजेंट थे और मिस्टर एक्स ने इस बात को डिनाई नहीं करा. इसका मतलब फ्यूचर में मिस्टर जेड और मिस्टर वाई के बीच में अगर कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म होता है तो मिस्टर एक्स उसके लिए लाइबल रहेंगे बिकॉज उन्होंने इस बात के लिए डिनाई नहीं करा था कि वो मिस्टर जेड उन्हीं के एजेंट है. एजेंसी बाय होल्डिंग आउट. इस केस को भी हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं. मान लो मिस्टर पी एक शॉपकीपर है और जब भी उनको अपनी शॉप के लिए मटेरियल परचेज करना होता है वो मिस्टर आर को मिस्टर जेड के पास भेज देते हैं. वो 10 से 12 बार मिस्टर आर को मिस्टर जेड के पास भेज चुके हैं मटेरियल लाने के लिए. अब कुछ टाइम बाद मिस्टर पी ने मिस्टर आर को जॉब से टर्मिनेट कर दिया, बट इस बात की इंफॉर्मेशन मिस्टर जेड को नहीं थी. मिस्टर आर जॉब से टर्मिनेट होने के बाद भी मिस्टर जेड के पास गए और उनसे मटेरियल परचेज कर लाए क्रेडिट पे. मिस्टर जेड ने गुड फेथ पे उन्हें मटेरियल प्रोवाइड कर दिया ये समझ के कि वो मिस्टर पी के एजेंट है. इस केस में मटेरियल की जो भी कॉस्ट होगी वो मिस्टर जेड मिस्टर पी से रिकवर कर सकते हैं बिकॉज मिस्टर पी ने एजेंसी बाय होल्डिंग आउट के थ्रू ये रिप्रेजेंट करा था कि मिस्टर आर उनके एजेंट है. एजेंसी बाय नेसेसिटी. कभी कभार अर्जेंट सर्कमस्टांसेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में हमें एंटर करना पड़ता है. एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर ए है, उन्होंने 100 kgs ऑफ टोमेटोज मंगाए हुए हैं. ट्रक ड्राइवर टोमेटोज लेकर ऑन द वे मिस्टर ए के पास पहुंच ही रहा था कि बीच में रास्ते में कर्फ्यू लग गया. कर्फ्यू की वजह से सारे फोन कॉल्स सारे वेज ब्लॉक हो गए. ट्रक ड्राइवर को पता था कि 3 डेज यहाँ पे मिनिमम लग जाएंगे. अब अगर वो टोमेटोज का कुछ नहीं करता तो वो टोमेटोज खराब हो जाते और डिस्कार्ड ही करने पड़ते. तो उसने अपनी इंटेलिजेंस से टोमेटोज सेल आउट कर दिए मिस्टर ए की अथॉरिटी के बिना. ऐसे केसेस को हम एजेंसी बाय नेसेसिटी बोलते हैं. इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस a person is required to act as an agent for another without his consent. इसमें ट्रक ड्राइवर ने मिस्टर ए से कंसेंट नहीं लिया था पर उन्होंने गुड फेथ में एक्ट करा. Such an agency is called agency of necessity. Agency by ratification. Let us understand this with the help of example only. Mr. A एक शॉप के ओनर है. Due to some urgent work, मिस्टर ए को टाउन छोड़ के कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा. उन्होंने मिस्टर बी को शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हुए कहा कि मैं कुछ दिनों बाद शॉप पे आ जाऊंगा, तब तक शॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम संभाल लो. उसी ड्यूरेशन में एक मिस्टर सी शॉप पर आए और उन्होंने मिस्टर बी को बोला कि आप मेरे को 1 लाख रुपीस अर्जेंटली लेंड कर दो, मैं आपको इंटरेस्ट के बाद कुछ टाइम में वापस कर दूंगा. मिस्टर बी को मिस्टर ए ने किसी को पैसे लेंड करने की अथॉरिटी नहीं दी थी. फिर भी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को
वो 1 लाख रुपीस लेंड कर दिए। कुछ टाइम बाद जब मिस्टर ए शॉप पे वापस आ गए तो उन्होंने मिस्टर सी को वहां देखा। मिस्टर सी उसी टाइम शॉप पर इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करने आए हुए थे। मिस्टर ए ने उस एक्ट को ओन करके मिस्टर सी से इंटरेस्ट और पैसे वापस ले लिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंसी बाय रैटिफिकेशन कहते हैं। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिहाफ पे एक्ट कर देता है विदाउट एनी नॉलेज और अथॉरिटी। इस केस में मिस्टर बी के पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने मिस्टर ए के बिहाफ पे एक्ट कर दिया। अब मिस्टर ए के पास ऑप्शन था कि या तो वो उस एक्ट को ओन कर ले या फिर डिसओन कर दे, बट उन्होंने उस एक्ट को ओन कर लिया, तो ऐसे एक्ट्स को हम रैटिफिकेशन बोलते हैं। लास्ट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। रिलेशनशिप अराइजेस बिटवीन पर्सन ड्यू टू प्रोविजन ऑफ एप्लीकेबल लॉ। लॉ की वजह से जो एजेंसी की रिलेशनशिप अराइज होती है उसको एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहते हैं। एग्जाम्पल, पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अगर कोई भी पार्टनर फर्म के लिए एक्ट करता है तो वो सारे पार्टनर्स के लिए बाइंडिंग होता है। That's it. Now try to answer these questions in the comment box and keep watching. Thank you so much.